आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी मॉडल सेट है आपका हिस्टोरी का और आपका क्या है सब्जेक्टिव। तो सभी मॉडल सेट को देखने वाले हैं जो आपके लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आप यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव, जिसमें आपका क्वेश्चन देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित है। पहला में यदि देखेंगे तो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपका क्या 10 नंबर मिलने वाला है। एंड आप देखेंगे तो थोड़ा सा उससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइप का बनाना है, यानी शॉर्ट टाइप का रहेगा। तो ये आपका क्या है 5 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आपको 15 नंबर मिलने वाला है। और देखेंगे तो दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चन 3 को बनाना है, जिसमें से भी आपको 15 नंबर मिलने वाला है। तो टोटल आपको 40 नंबर मिलेगा। जितने भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो खंड क यानी सेक्शन 1 में आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम मीन्स किसे कहते हैं, बताया दक्षिण भारत में मंदिरों के विशाल मुख्य प्रवेश द्वार को ही हम क्या बोलते हैं, गोपुरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 नंबर है, जिसमें से क्या बताया गया है, बताया गया कि आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आंसर में देखेंगे बताया गया कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों को ही हम क्या कहते थे, आयंगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये 2 नंबर आपको मिलने वाला है, जिसमें बताया गया कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 में हुआ। तो जन्म देखेंगे तो कहाँ हुआ था, 1542 में हुआ था, अमरकोट में। और कहाँ है, सिंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 में। बताया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला देखेंगे तो इसमें बताया गया महात्मा गांधी, दूसरा में चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड चौथा देखेंगे तो भगत सिंह। और भी सारे हैं, जिसमें से 4 प्रमुख पूछा है तो हम 4 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह देखेंगे तो दांडी यदि देखेंगे तो भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है, जो एक क्या एक नगर है यह दांडी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6 में क्या बताया गया है। इसमें बताया लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताया गया कि लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में बताया गया है, इसमें से क्या देखेंगे, इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपको टोटल 7 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें से आपका खंड का जो है मीन सेक्शन ए खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ख यानी सेक्शन बी जो है। इसमें से आपको देखना है, इसमें से भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन आपका कितना होगा 7, लेकिन आपको बनाना कितना है, सिर्फ 5 बनाना है। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइप का आंसर लिखना पड़ेगा। सभी आंसर को आप लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया गया कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आंसर देखेंगे तो आपको इस तरह सजा के लिखना है कि मौर्यकालीन स्थिति के प्रमुख स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है, मीन्स नीचे लिखा हुआ है। तो क्या है, पहला देखेंगे बताया गया मेगास्थनीज की इंडिका। इसमें बताया मौर्यकालीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शासन व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक का विवरण मिलता है। नंबर 2 देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि अशोक के शिलालेख, बता रहा है कि अलग अलग जगह में लगे अशोक के शिलालेख से भी मौर्यकालीन प्रशासन, धर्म, समाज आदि का प्रमाण मिलता है। तो देखेंगे आपका तो मौर्यकालीन समाज में आप देख सकते हैं इंडिका। तो मौर्यकालीन समाज में अशोक के शिलालेख भी क्या था, महत्वपूर्ण प्रमाण था, जिससे हमको मौर्यकालीन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे तो बताया गया कि जैन और बौद्धिक साहित्य, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के साहित्य में तत्कालिक समाज, राजनीतिक आदि की जानकारी हमें प्राप्त मिलती। तो ये सब यदि देखेंगे तो इससे हमें मौर्यकालीन के इतिहास के स्रोत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में, जिसमें से क्या बताया कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। बताया त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ जिनमें की पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों, जो हम जानते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और क्या है अभिधम पिटक है, इसी में किया था। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक में बुद्ध के सिद्धांत मिलते हैं, विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं क्या है नियम है। तो ये आपका हो जाएगा। लास्ट यदि देखेंगे तो अभिधम पिटक, इसमें क्या बताया गया कि बुद्ध का दर्शन मिलता है। तो टोटल यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर यानी आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका क्या दिया हुआ है, बताया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था इसके दो कारण क्या है, बताया गया कि आपको यहाँ पे सजा के लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो कारण निम्नलिखित है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 1 देखेंगे तो इसमें क्या बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार और जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को यह विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन के लिए क्या है, तैयार है। दूसरा में आप पॉइंट लिखिएगा जिसमें से क्या बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था एंड साथ ही सन 1922 में असहयोग आंदोलन को एकदम से स्थगित किए जाने के कारण जनता में तेजी से निराशा भी फैल चुकी थी, इसलिए क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या बताया गया है कि मुगल कालिक चित्रकला की क्या विशेषताएं थी। तो मुगल कालिक चित्रकला की क्या विशेषताएं थी इसमें देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, भारत में मुगल चित्रकला जो है कब से स्टार्ट हुआ था, 16वीं से 8वीं शताब्दी के बीच के यदि देखेंगे तो अवधि में ये स्टार्ट हुआ था। बताया गया कि भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई, यानी हुमायूं जब शासन कर रहे थे तभी से क्या चित्रकला का दौर स्टार्ट हुआ था। जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो वह अपने साथ 2 फारसी महान कलाकार जिनका नाम है अब्दुल समद और मीर सैयद को लाया था। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारियों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास होते ही गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 आपका याद रखना है, अब्दुल समद और सैयद, इन दोनों को लाया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण यदि देखेंगे तो बताया तूतीनामा पेंटिंग है, टेल्स ऑफ ए पैरेट, जो वर्तमान में कला के क्विलैंड संग्रहालय में है। बताया गया कि एक और मुगल पेंटिंग है जिसे प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर कहा जाता है। यह शुरुआत की मुगल चित्रकलाओं में से एक है जिसे कई बार फिर से बनाया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। एंड देखेंगे 12 नंबर पे क्वेश्चन क्या बताया गया है कि दीन-ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दीन-ए इलाही क्या है इसके बारे में हमें बताना है। दीन-ए इलाही आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको लॉन्ग टाइप का थोड़ा सा लिखना पड़ता है क्योंकि ये आपको 3 नंबर दिया जाता है। बताया गया, चलिए आंसर देखते हैं कि दीन-ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं मुसलमान धर्म थे। इनके अलावा देखेंगे तो पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया था। दीन-ए इलाही में क्या था, सबों को शामिल किया था। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। क्या किया, इसके प्रचार के लिए कुछ खास नहीं किया था। आगे देखेंगे यहाँ बताया गया केवल अपने विश्वास लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया था। कहा जाता है कि अकबर के अलावा राजा बिरबल ही जो थे इसके क्या थे, मृत्यु तक इसके अनुयायी थे। दबेस्तान ए मजहब के अनुसार अकबर के बाद यदि देखेंगे तो केवल 19 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया था। कालांतर यानी समय बीतते बीतते क्या कि अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की जिसमें कि उसने एक ईश्वरी संवत को आरंभ किया था जो अकबर की राज्याभिषेक के दिन से प्रारंभ होता है। तत्कालिक सिक्कों के पीछे क्या लिखवाया था, अल्लाह अकबर लिखवाया जो अनेकार्थी शब्द है। इसमें बताया अकबर का शाब्दिक अर्थ महान और सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आपको पूरी तरह से देख लेना है। एंड 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी क्या बताया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत के नाम लिखे। तो इसमें देखेंगे आपको यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना है। बताया प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। पहला देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा क्या है पुरातात्विक स्रोत। तो पहला हम साहित्यिक स्रोत में देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य इसमें आता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आपका आता है, जिसमें क्या है कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका क्या है अथर्ववेद। आगे चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसमें से बताया गया कि आप दूसरा पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा। ये भी बौद्ध साहित्य के अनुसार भी क्या था, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, आंगतोर निकाय आदि क्या आते थे इसमें बौद्ध साहित्य में। पुरातात्विक स्रोत क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के तहत क्या है, शिलालेख, अभिलेख, चित्रकला आदि आता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका तीसरा पॉइंट में बताया गया कि विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सभी आपका देखेंगे तो 13 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 जिसमें से क्या बताया गया, किताबुल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो किताबुल हिंद देखेंगे तो यह किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की एक कृति है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा
माप विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि चीज़ को क्या इसमें शामिल किया गया था। सभी विषय का विवरण इसमें दिया गया था, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका देखेंगे तो सेक्शन 2 भी खत्म हो जाता है एंड आपका ये क्या है 3 है, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन हम आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं। बताया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के क्या योगदान था, लिखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी शांतिपूर्वक और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। यही जो थे महात्मा गांधी, जो अफ्रीका से आए हुए थे और क्या इनके आंदोलन बहुत खड़े हुए कि भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराएं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई। और यदि देखेंगे तो और इनके बहुत सारे योगदान हैं जिसमें इनका महत्व भूमिका रहा। बताया गया कि चंपारण और खेड़ा आंदोलन यदि देखेंगे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। तो टोटल देखेंगे यहाँ पे बताया गया 1917 में भी यदि देखेंगे तो बिहार गए, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादक से अपनी जमीन 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। तो इनकी क्या ये सब उपलब्धियाँ सभी को आप नोट कर लेंगे जितने भी आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके कई अन्य योगदान भी है जिसमें महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही है। तो ये आपका टोटल, इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया 16 नंबर में कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी आपका कितना 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कृष्णदेव राय की उपलब्धियाँ क्या थी। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, बताया गया कि भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे, कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के पूर्वजों ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी जिसे विजयनगर साम्राज्य भी कहा जाता है। देखेंगे कि जिन दिनों वे सिंहासन पर बैठे उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति डोल थी। पुर्तगाली पश्चिम तट पर आ चुके थे। कराची के आसपास का प्रदेश देखेंगे उत्तमतुर के राजा के हाथ में था। उड़ीसा के गजपति नरेश ने उदयगिरी से नेल्लोर तक के प्रांत को अधिकृत कर लिया था। राज्य अवसर मिलते ही विजयनगर पर आक्रमण करने की ताक में था। आगे यदि देखेंगे तो इसमें कुछ और भी बताया। कृष्णदेव राय जो है इस स्थिति का अच्छी तरह सामना किया। ये जो जितने भी आक्रमण आ रहे थे सभी आक्रमण को क्या कि कृष्णदेव राय ने अच्छी तरह से सामना किया। दक्षिण की राजनीति के प्रत्येक पक्ष को समझने वाले और राज्य प्रबंधन में अत्यंत कुशल श्री अप्पा जी को उन्होंने क्या अपना प्रधानमंत्री बनाया। उत्तमतुर के राजा ने हारकर दुर्ग में शरण ली। इसको आप टोटल नोट कर लीजिए। बताया गया कि आगे भी बताया गया कि कृष्णदेव राय ने नदी का बहाव बदलकर दुर्ग को जीत लिया था। बहमनी सुल्तान महमूद शाह को उन्होंने बुरी तरह परास्त किया था। देखेंगे आगे भी बताया गया कि रायचूर, गुलबर्ग और बीदर आदि दुर्गों पर विजयनगर की ध्वस्त फहराने लगी। ये सारी क्या है उनकी उपलब्धियां थी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है नोट डाउन कर लेना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं 17 नंबर पे, जिसमें से क्या बताया गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या क्या थे इसको हम देखेंगे। बताया गया कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव बताए हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। बताया भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल रहे थे। इनकी सभ्यता संस्कृति जो थी उसको इन्होंने हिंदुओं ने बचाने के लिए क्या थे सफल हो पाए थे। बताया गया है आपका नेक्स्ट पॉइंट में मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। बताया भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं और उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासक पर पड़ा था। नंबर 3 में बताया गया कि यारी आडंबरों में कमी। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में आडंबरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए, मतलब सरल जीवन गुजारने लगे। ये सभी पॉइंट क्या है आपको नोट डाउन कर लेना है। आपका टोटल 5 पॉइंट है, जिसमें 4 में भी बताया गया कि भक्ति आंदोलन में संतों ने ऊंच नीच छुआछूत जो था इसका भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि समाज में व्याप्त वर्गीयता और उन्नता को आघात लगा। आगे देखेंगे बताया नंबर 5 में प्रांतीय भाषाओं का विकास। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रचार किए। देखेंगे तो फलस्वरूप प्रांतीय भाषा हिंदी, मराठी, बांग्ला देखेंगे पंजाबी आदि भाषाओं का क्या हुआ विकास हुआ। तो ये नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नंबर 18 जिसमें से क्या बताए आपका लास्ट एक क्वेश्चन होगा। बताया गया कि
गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध के बारे में यदि आपको पूछेगा तो आपको क्या लिखना है। बताया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म यदि देखेंगे तो पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी, कपिल वस्तु थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आप लोग को पता होगा, क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने जन्म के 7वें दिन ही उनकी क्या हुई थी, माँ का मृत्यु हो गया था। उनकी मौसी जो है, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, ने सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा किया। बुद्ध के जन्म के बाद यदि देखेंगे, यानी उसके पश्चात क्या, उन्हें देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी। उनके पिता ने उनका विवाह देखेंगे तो कोली वंश की राजकुमारी भद्रा कन्यायनी यशोधरा के साथ संपन्न कर दिया था। उनका विवाह यदि देखेंगे तो उनका विवाह भी उनकी वैराग्य के प्रति रुचि को समाप्त ना कर सका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपको याद रखना है। 563 में इनका जन्म हुआ था। कि माता का नाम देखेंगे तो माता का नाम भी दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ उनकी मौसी का भी नाम दिया है, इनको भी याद रखना है। तो जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं, सब में भी आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी को आपको याद रखना है एंड इसका आंसर भी आपको लिख लेना है। आगे देखेंगे 19 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया है। बताया गया कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 हड़प्पा कालीन स्थल को दर्शाए। तो ये आपका मैप रहेगा एंड आपको इस मैप में बताना है कि हड़प्पा कालीन कोई 5 स्थल का नाम क्या है। बोला है तो आपका धोलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगन है, सब सभी जगह का नाम है, आपको याद रख लेना है। तो जितने भी आप देख रहे हैं सभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो मॉडल सेट होगा, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस मॉडल सेट को भी बहुत ही जल्द करा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें एंड आपका एक प्यारा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।